हाँ, सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, उसमें नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले तो हम समझ लेते हैं और फिर बुक में से पढ़ते हैं। ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? ओके, किसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे? तो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी रिक्वायर्ड। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इज द एनर्जी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या? आयन बनाने के लिए दिए जाने वाली एंथैल्पी। जैसे कि हमने सारे मेटल लिए हुए हैं, तो मेटल आयन मतलब अभी हम मेटल ही ले रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल्स हैं। सो मेटल्स को आयन बना, देखो आयन दो तरीके से बनेंगे, एक एनायन और एक कैटायन। तो मेटल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनेंगे, और अगर नॉन मेटल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बनेंगे, ये हमें पता है। तो हमारे तो सारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स ही है, तो वो उनको आयन बनाना है हमें, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसके लिए ऐसे ही थोड़ी लूज कर देंगे, हो गया लूज, ऐसे थोड़ी। ओके, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। वो जो एनर्जी हम देंगे उसको इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए, और फिर वो आयन बन गया, तो उसी को बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल है, ये तो हमने 11th में ही पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। अब पहले तो समझते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब जैसे कि हमारे पास ऐसे लोखंड है या कॉपर है, ओके, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताओ। तो ये कॉपर हमने उठा के ले आए कि भाई ये मेरे पास कॉपर है, ऐसा। तो ये कॉपर है, सपोज, ये तो प्लास्टिक है, कहने का मीनिंग है कि ये कॉपर है। अभी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो पहले तो इसको गर्म करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही इसको मैं गर्म करूंगा इन द सेंस हीट दूंगा, तो सॉलिड में से वो किस में आएगा? लिक्विड में आएगा। ओके, फिर और गर्म करूंगा तो वो आएगा लिक्विड में से गैस में आएगा। फिर गैस में आ गया, और गर्म करूंगा, ओके, गैसियस स्टेट में आ गया वो। कोई डायरेक्ट सॉलिड में से गैस में आएंगे, कोई लिक्विड में कन्वर्ट होके गैस में आएंगे। गैस में आ जाने के बाद, जैसे हमने एटोमाइजेशन एनर्जी की बात की थी इससे पहले के टॉपिक में, वैसे ही गैस में आ जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई भी। जैसे कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी हमने डिस्कस किया था कि भाई गैसियस फेज में होंगे फिर ही वो एटॉम टूटेंगे। ओके, मतलब जो मॉलिक्यूल होंगे, दो मॉलिक्यूल होंगे, तो ऐसे ही नहीं टूट जाएंगे, उसको गैसियस फेज में लाना पड़ेगा फिर टूटेंगे। ओके, तो वैसे ही हमारी ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो आयन कब बनेगा? गैसियस फेज में ही आयन बनेगा, सॉलिड में से डायरेक्ट आयन नहीं बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो समझो कि हमारे पास है कोई मेटल M। ओके, हमारे पास है कोई मेटल M, उसको हमने हीट दी, ओके, से डेल्टा H, तो वो ये सॉलिड फॉर्म में था, फिर लिक्विड में आएगा, और लिक्विड में से गैस में आएगा, और डायरेक्ट गैस में आएगा। तो हमने कन्वर्ट कर दिया M को गैस में। ओके, ये हमने उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, हमने ये एंथैल्पी दी थी डेल्टा H। ओके, ये एनर्जी हमने उसको दी। अब इसको हम फिर से एनर्जी देंगे। ओके, इसको अब हम एनर्जी देंगे, तो वो एनर्जी में से ये क्या हो जाएगा? ये जो मेटल है जो गैसियस फॉर्म में है, वो अब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो सपोज ये हो गया +1। उसके लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़े, तो उसको भी मैं डेल्टा H ही बोलूंगा, लेकिन जब उसने +1 किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसको मैं बोल देता हूं डेल्टा H1, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मैं बोलूं कि नहीं, अभी एक नहीं, जैसे Fe है तो Fe +1 नहीं, +2 भी हो सकता है। ओके, तो फिर मैं उसको और एनर्जी दूंगा। इसको अगर हम और एनर्जी दें, ओके, तो वो बन जाएगा M+2। ओके, तो ये यहां पर भी एनर्जी दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा H2, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन हो रहा है ना, ये आयन बन गया, ये मेटल में से आयन बन गया है, तो फर्स्ट टाइम मतलब +1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना, इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अभी भी और एक बन सकता है, तो हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसका निकाल दिया, तो वो क्या हो गया? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। ओके, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और खत्म हो गया, तो फिर वो आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 20,
तो 20 मतलब उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर्गोन एंड 4s2, वैसा ही होगा। तो अभी मैं हीट उसको दे रहा हूं तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो वो बन जाएगा 4s1। फिर और हीट दे रहा हूं तो वो जो 4s1 है वो भी निकल जाएगा, तो वो बन जाएगा आर्गोन जैसा। अब नहीं निकलेगा, वो तो मतलब स्टेबल हो गया ना, आर्गोन जैसा। नोबल गैसेस तो स्टेबल है, तो वैसे ही वो स्टेबल हो गया, तो अब नहीं निकलेगा। लेकिन अभी भी निकालना हो तो निकल सकता है। कैसे? बहुत बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, तब वो उसमें से भी एक निकाल देगा, मतलब वो बन जाएगा Ca+3। लेकिन वो अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो Ca+3 बनेगा भी और फिर कहीं से वापस एक इलेक्ट्रॉन लेके वापस वो आर्गोन जैसा बन जाएगा, Ca+2 जैसा और आर्गोन जैसा। डन, ओके। तो डिपेंड्स कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लेकिन ये ऐसे ही क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 अभी भी पॉसिबल है, तो कर लो। ओके, तो ये बन गया हमारा मेटल +3 बन गया, और यहाँ जो हमने एंथैल्पी दी वो हो गई हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। सिंपल है, ये तो समझ में आ गया। ओके, अच्छा, दूसरी बात हमें पता ही है क्या कि डी ब्लॉक, और पहले वाली ही डिस्कस करते हैं, D1 सीरीज। ओके, तो इसे SC TI VCR हम ऐसे लिख देते हैं, ये है हमारा SC, फिर ये है अपना Z, फिर SC TI VCR, ये हमारा हो गया SC TI VCR मने फेकोनी CuZn। ओके, कौन कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में खड़े होके। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसकी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डन। जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे, उसकी एटॉमिक साइज क्या हो रही है, देखो कम हो रही है। लेकिन ये जो एटॉमिक साइज कम हो रही है, तो हमें पता ही है, हमने 11th में ही देख लिया था कि अगर पीरियड है तो हम आइसक्रीम का कोन हम खा रहे हैं लेफ्ट में खड़े होके, तो एटॉमिक साइज पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो कम होगी। और फिर वैसे अगर ग्रुप में देखा जाए तो कोन जमीन खा रही है, मतलब एटॉमिक साइज ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कम होगी। ओके, वो तो हमने याद रखा था, लेकिन अभी हमने रीजन के साथ देखा कि भाई शील्डिंग इफेक्ट है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, वो सब रीजंस की वजह से ये हो रहा है। वो तो हमने सिर्फ याद रखा था, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब कहने का मीनिंग यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें पता है कि पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो एटॉमिक साइज क्या होती है, कम होती है, ये हमें पता है। लेकिन पॉइंट ये है कि डी ब्लॉक में पर्टिकुलरली ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनमें भी कम होती है, और दूसरा कोई पीरियड होगा उसमें भी कम होगा। लेकिन दूसरे पीरियड में जितना कम होगा ना, उतना ज्यादा यहाँ पर कम नहीं होता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब दूसरे पीरियड में भी कम होता है, जैसे कि हमारा पी वाला कोई ले लो। ओके, से क्या लेंगे पी में, 3s2, 3s1 में क्या आ जाएगा, सोडियम, 3s2 में आ जाएगा मैग्नीशियम, और फिर 3p1 तो एल्यूमिनियम ले लो। ओके, तो जैसे कि हमने ले लिया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। डन। ओके, तो क्या हो गया ये 3p1, आर्गन तो है ही, आर्गन बोल रहा हूं, नियॉन, फिर 3s2 और फिर 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 एंड 3p6।
डन, ओके, इतना हमें पता है। 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 एंड 3p6। इसके आगे क्या है? इसके आगे तो कॉमन ही है, इसके आगे है हमारे पास नियॉन, और नियॉन के बाद है हमारे पास 3s2, 3s2 के बाद ये शुरू होता है। तो यहां अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम से सिलिकॉन की साइज कम है, सिलिकॉन से फास्फोरस की साइज कम है, फास्फोरस से सल्फर की साइज कम है, सल्फर से क्लोरीन की साइज कम है, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, और क्लोरीन से आर्गोन की एटॉमिक साइज कम है। जैसे यहाँ कम हो रही है वैसे भी वहां कम हो रही है, वो भी पीरियड है, ये भी पीरियड है, लेकिन वो वाला जो पीरियड है उसकी कंपेयर में यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल के केस में इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और इतना ज्यादा रिडक्शन इन द एटॉमिक साइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो यहां पर हम कहा एंटर कर रहा है, देखो जैसे कि ये सब यहां आता है या नहीं आता? कुछ नहीं है, ओके। जैसे कि हमने ऐसा समझो, ये है हमारा n is equals to 1, then say this is n is equals to 2, this is n is equals to 3, this is n is equals to 4 तक तो पहुंच गए, बहुत है, ओके चलो। तो हाँ, ये है n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3 and n is equals to 4। अब होगा क्या? देखो 3p1, तो 3p1 कहाँ होगा? यहां पर होगा, 3p1 यहां पर होगा, और वहीं पर 3s2 ऑलरेडी फील्ड है, 3s2 तो ऑलरेडी फील्ड है। अभी मैं एल्यूमिनियम के लिए लिखूं, ये सब तो ऑलरेडी हो गया है, 1s2 हो गया है, 2s2 हो गया है, 2p6 हो गया है, अभी आ गया 3s2, फिर 3p1 किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। फिर एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, तो यही 3p1 के जहां 3p1 है वहीं पर क्या हो जाएगा? 3p2। फिर फास्फोरस के लिए 3p3, उसी ऑर्बिट में, उसी ऑर्बिटल में n is equals to 3 में ही और 3p में ही जा रहा है, और कहीं पे नहीं जा रहा है, ओके। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस जो है, मतलब ये डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस देखो क्या हो रहा है। एल्यूमिनियम के लिए क्या हुआ? यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये 2 तो होंगे ही, और ये 1, तो मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या होंगे? 13 प्रोटॉन, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिर क्या होगा? एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा सिलिकॉन, तो 3 के हो गए 4, वो 4 और यहां पर भी बढ़ गए, 14 हो गए। पहले 13 प्रोटॉन थे, अब 14 प्रोटॉन हो गए। फिर तुम जाओगे फास्फोरस पर, तो 3p3 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 15। तो कहने का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, और डिस्टेंस क्या है? सेम। डिस्टेंस क्या है? सेम, सेम डिस्टेंस रह रहा है ना, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। डिस्टेंस दूर आगे पीछे ऐड नहीं हो रहा है, उसी जगह पे p में ही ऐड हो रहा है। p तो n is equals to 3, मतलब सेम ही डिस्टेंस हुआ पूरा। px, py, pz जो सेमी ऑर्बिटल होगी, सब ऑर्बिटल, वो भी वहीं पे होगी। ऐसा थोड़ी है कि p यहाँ पर है, px यहाँ 3p, तो ये कौन सी p है? px होगी, py होगी और pz होगी। ऐसे 3 साथ में है, सपोज 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैसे फिल हो जाएगी। डन। तो वो सारी की सारी सेंटर से तो सेम डिस्टेंस पर है, तो सेम डिस्टेंस के लिए, मतलब ये सेम डिस्टेंस है, और सेम डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं, और डिस्टेंस उतने का उतना ही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले तुम लोग ही बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है या सेम रह रहा है? एल्यूमिनियम से आर्गोन की तरफ जाते जाते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रह रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, पक्का? यस, बढ़ रहा है। क्यों? वही चीज कौन सी? एक प्रोटॉन को 1 इलेक्ट्रॉन खींचता है और 100 प्रोटॉन को 100 इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा कंपेयर टू दी 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों में सेम ही है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, वहां पे 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर है। बट सेम नंबर फिर भी, जैसे हम कूलम्स लॉ में देखे थे, F is equals to k q1 q2 upon r square,
तो R तो सेम है, K भी सेम है, तो Q1 और Q2 चेंज हो रहा है। तो पहले 1 कूलम और दूसरा भी Q1 भी 1 कूलम, Q2 भी 1 कूलम, लेकिन फिर नेक्स्ट Q1 100 कूलम और Q2 भी 100 कूलम, तो F बढ़ जाएगा फिर। डन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन दिस केस, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये सेंटर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो लोग उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, और खींचे चले जाएंगे तो ये जो साइज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज द थिंग कि ये साइज कम हो रही है। तो सर यहाँ भी तो साइज कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग है। क्या केस अलग है, देखो वहां बनाते हैं, ये इसके लिए बनाते हैं। अब ट्रांजिट वो नॉर्मल पीरियड के लिए है, मतलब नॉन नॉर्मल मतलब क्या, नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के लिए। कौन से एलिमेंट्स, नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, और ये है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए इसको करो छोटा, हाँ। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये है अपना n इज इक्वल्स टू 1, ये है अपना n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n is equals to 4, n is equals to 5, n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4 and n is equals to 5। अब देखो हम लिखने जा रहे हैं जैसे कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो ये हो गया हमारा 21। अच्छा, तो ये 21 है, 21 हम फील कर देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 हो गया, मतलब 18 हो गए, आर्गोन तक तो पहुंच गए हम। अब 3p के बाद 4s2, तो 18 और 2 20 हो गए। ओके, ये 20 हो गए। उसके बाद अब यहाँ पर 3d1, डन, करेक्ट। ओके, ये किसके लिए ड्रॉ किया हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम के लिए। अच्छा, अब स्कैंडियम के बाद टिटेनियम के लिए बोलते हैं। तो टिटेनियम के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कहां जाएगा 3d2 में, फिर वेनेडियम के लिए जाएगा 3d3, फिर क्रोमियम के लिए जाएगा 3d4, फिर वो 3d4 नहीं 3d5 हो जाता है, वो हमें पता है, क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल केस, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, वो हमें पता है। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ हर बार जो नया इलेक्ट्रॉन जाता था वो 3p में जाता था, वैसे ही यहाँ पर हर बार जो नया इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 3d में जा रहा है। लेकिन वो जो 3p है वो तुम्हारी लास्ट ऑर्बिट है। ये लास्ट ऑर्बिट है क्या, कहां गया, ये लास्ट ऑर्बिट है क्या 3d, लास्ट कौन सी है 4 है, n is equals to 4 वाली लास्ट ऑर्बिट है। और यहाँ हम जा कहाँ रहे हैं, n is equals to 3 में, तो n is equals to 3 में जा रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस ऑर्बिट तो हमारी n is equals to 4 वाली है। तो यहाँ पर कौन सी इफेक्ट देखने को मिलेगी, यहाँ बीच में तुम डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। 4s2 वाले ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और सेंटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, पहला एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d में बढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, पहली बात वो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो ये दूर जाएगा, रिपेल करेंगे तो मतलब ये दूर जाएगा। दूसरी बात, ये लोग अट्रैक्ट हो रहे थे लेकिन उससे ज्यादा अब ये लोग अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनका डिस्टेंस कम है इसकी कंपेयर में। इसकी कंपेयर में ये डिस्टेंस क्या है, 3d का डिस्टेंस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट, 3d का डिस्टेंस 4s के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस के साथ कम है। डन, तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, जितना डिस्टेंस कम, क्योंकि k3/r² था हमारा। फिजिक्स वापस बीच बीच में ले आओ, तो नीचे डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। ओके, तो यहां पर हम एंटर करवा रहे हैं, तो होगा क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से पहला ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और दूसरा वो दोनों अट्रैक्ट होने वाले थे लेकिन अब वो दोनों ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो कम डिस्टेंस पर है। अंडरस्टूड। तो
कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा 4s2 का और न्यूक्लियस का, ओके, तो वो हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट और उसमें देखा कि सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो हमारा जो SCTI VCR CR तक का जो अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाली थियरी में, वहां तक क्या हो रहा था, वहां तक हम जा रहे थे 3D1 3D2 3D3 3D4। तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो वैसे वैसे उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होना चाहिए, लोन, अकेला सिंगल होना चाहिए। डबल होगा जैसे कि मैंगनीज FeCO, उसके बाद डी में ही जा रहे हैं वो लोग, लेकिन डबल हो जा रहे हैं, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन जा रहे थे, पहले इंक्रीज हुए फिर उतने इंक्रीज नहीं हो रहे थे। वो हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था, लास्ट थियरी में। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट तो समझ में आया। मैं अभी हम क्या समझ रहे थे, सबसे पहले तो हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझे, उसके बाद हम क्या समझे, उसके बाद हम समझे कि ये जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज है उसमें भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होगी, और नॉर्मल पीरियड में भी एटॉमिक साइज कम हो रही है। लेकिन नॉर्मल पीरियड में एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा रिड्यूस हो रही है उतनी ज्यादा रिड्यूस यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि नॉर्मल पीरियड्स में डिस्टेंस सेम रहता है और एटॉमिक फोर्स जो मतलब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है बिटवीन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दी न्यूक्लियस। और यहां पर शील्डिंग इफेक्ट की तो बात ही नहीं आ रही, डन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में है और हम फील कर रहे हैं 3D में, वैलेंस में नहीं डाल रहे, 3D में डाल रहे। सो हियर कम्स द स्क्रीनिंग इफेक्ट। बिकॉज ऑफ दैट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस है वो कम है कंपेयर टू वो नॉर्मल पीरियड जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए था वो। तो अट्रैक्शन कम है, इसलिए यहां पर भी कम बोल रहा हूं, तो यहां पर भी रिडक्शन तो होगा लेकिन उतना रिडक्शन नहीं होगा जितना वहां होगा। मतलब अगर मैं उसके लिए लिखूं, एल्यूमिनियम के लिए लिखूं, ऐसा ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ये रहा मेरा एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा सिलिकॉन, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद से क्लोरीन, और फिर उसके बाद से आर्गन। ऐसे होगा, समझ में आया? इतना देखो मतलब कितना ज्यादा वास्ट है। ऐसे देखो, ये आइसक्रीम का कोन देखो, ये देखो, तुम तो यही मांगोगे इसमें ज्यादा मटेरियल आएगा ओके, लेकिन कहने का मीनिंग समझ गए? ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू दिस इफेक्ट, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। बाकी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो ये रिडक्शन होता है उतना रिडक्शन यहाँ पर नहीं होता। तुम ये समझने के लिए है, तुम्हें तो रीजन ही दिखाना है। रीजन में क्या, यहाँ पर डिस्टेंस और P 3P में डाल रहे हो और न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करनी है। एक तो कॉमन ही हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा एक एडिशनल हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। दोनों बातें समझ में आ गई। पहला हम समझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा हम समझे कि ये जो है एटॉमिक साइजेस का रिडक्शन है वो हो तो रहा है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो रिडक्शन है वो कम है कंपेयर टू द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डन। सब ये सब क्यों पढ़ा, क्योंकि ये सब जरूरी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को और डिटेल्ड में पढ़ने के लिए। अब हम समझते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यही देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम बुक का पढ़ लेंगे। ओके, चलो इसको करते हैं साइड में। हाँ, ओके, देखो यहां पर मैंने सबसे पहले लिख दिया है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, फिर हम लिख देंगे SCTI 22, SCTI VCR मने AO
नी, अब ये तो रब कर दूं ना, अपने पास तो मूव का भी ऑप्शन है ना, कहाँ गया? सिलेक्ट करना पड़ेगा, यस। फिर क्या उठा लो, हाँ वेरी गुड। ओके, फेकोनी, अरे भाई सीयू जेड, सीयू और जेड। अगेन हमने अभी ही देखा ऐसा रिडक्शन नहीं हो रहा है, ये तो दिखने में अच्छा लगे इसलिए हमने ऐसा बनाया है, नहीं तो ऐसा होगा इतना ज्यादा रिडक्शन जैसे अभी बनाया है वैसा होता नहीं है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा चलो, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। चलो ग्रीष्मा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो स्कैंडियम की, मतलब बोलो, मैं लिखता हूँ। आर्गोन, फिर अरे वही बताएगी, हाँ फिर मैं सबको पूछूंगा, चिंता मत करो। 3s2, 3p6, 21 है, गिन लो पहले। पक्का एक ही बाकी है, अभी तुम बताओ, चलो तुम बताओ। अच्छा चलो अभी बताओ, सही है क्या ये? 4s2। हाँ ओके, तो ये है 4s2। 3s2 तो अपना अभी तो भरा हमने सोडियम और मैग्नीशियम में। ओके तो 4s2। अच्छा चलो, आर्गोन 4s2 3d1, ये सही है। अच्छा चलो, अब टिटेनियम के लिए लिखेंगे, तो टिटेनियम के लिए क्या होगा? नहीं अभी दूसरा कोई बोलेगा, अभी तो क्या, अभी तो पता ही है सबको, बोलो वेदिशा। 4s2 3d2, चलो मैं यही लिखता हूँ 3d2। ओके, हिमांशु, नहीं हिमांशु तुम बाद में बताओ, कौन बताएगा? टीशा तुम बताओ, वेनेडियम के लिए 4s2 3d3। अच्छा फिर क्या आया? क्रोमियम, हिमांशु बताओ। 4s1 3d1 4s1 चेंज हो गया, 4s1 और 3d5 3d5, पक्का सही है ये? सही है। ओके सो ओके गुड। चलो मैंगनीज, ट्रिशा 4s2 3d5 सही है? हाँ ओके चलो नेक्स्ट, Fe बोलो, चलो फिर से ग्रीष्मा। 3d6 ठीक है, फिर ईशा 3d7, ये तो लिखा ही नहीं है। 3d7 अच्छा, फिर निकल 3d पक्का? हाँ निकल का, हाँ तुम बोलो, मैं तो ऐसे पूछता रहूंगा। फिर कॉपर, ग्रीष्मा 3d10, विदिशा 3d10, और 4s कितना तो? 4s वो भी 10 बोला कोई? अच्छा जिंक, टीशा 3d10 और 4s 2, यस ओके। तो ये हमने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, एक्सेप्शन सिर्फ हमारे सीसी है, क्रोमियम और कॉपर। ओके, जिसमें कि क्या होता है, 4s की एनर्जी जब यहाँ पर 3d4 बढ़ जाए तो जो हमारा d की एनर्जी कम हो जाती है s की कंपेयर में, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, मतलब 4s1 और 3d5 हो जाएगा कॉपर और कौन था, क्रोमियम के केस में। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो सिंपल है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, एनर्जी दे रहे हैं और 3 अभी निकलेगा कहां से, लास्ट टाइम बताया था
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेगा? जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर तुम्हें कोई मारे, ओके, तो चमड़ी पे से ही कुछ जाएगा या बाल टूट जाएगा, डायरेक्ट इंटेस्टाइन तो बाहर नहीं आएगा, अंदर की आइटम तो बाहर नहीं आ जाएगी ना कोई मारेगा तो, ओके। वो तो कैसे मारते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा चलो, तो कहने का मीनिंग है कि चलो तुम ही बताओ, 4s2 और 3d1, मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, स्कैंडियम को स्कैंडियम +1 करना है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 4s2 में से निकलेगा, करेक्ट। तो 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये क्या बन गया? 4s1 3d1 डन। अब ये 4s1 3d1 हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एंथैल्पी, मतलब जो भी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं, उसको बोला जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो क्या बन गया? वो हमारा बन गया Sc+1 डन, ओके। वैसे ही ये क्या बन जाएगा? Ti+1 या Ti+ ऐसे, ओके। तो उसके लिए क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 4s1 या 2? पक्का? 4s1 और 3d पक्का? तो ये तो इसके जैसा ही हो गया। नहीं, वो 3D2 है 3D2 ना, है ना? और वहाँ पे 3D1 है। हाँ। सही है, ओके। फिर वेनेडियम 4s1 3d3, यस, मतलब ऐसे ही होगा, हमें पता है। क्या क्या क्या? क्रोमियम। क्रोमियम का पहले है क्या अपने पास? 4, अरे यार ये तो करना था, हाँ चलो ये तो डिस्कस करना ही था। 4s1 और 3d5 है क्रोमियम का अपने पास। क्या है? 4s1 3d5 जाएगा कहां पर से? 4s1 में से ही जाएगा। तो ये 4s1 चला गया, तो क्या बचा? 3d5। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3d5। तो कहने का मीनिंग, यहाँ समझना क्या था, ये तो होता है, पता है हमें। कहने का मीनिंग ये है, आओ नहीं भाई। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यहां से देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाला, फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो हम हर जगह Sc के बाद टिटेनियम में भी Sc में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, टिटेनियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वेनेडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। लेकिन अब होगा क्या? हर बार तुम जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, हाँ तो ये तो बताओ पहले कि नहीं, रुको, Sc+1 बनाया और तुमने Ti+1 बनाया, इसके लिए जो डेल्टा H1 है और इसके लिए जो डेल्टा H1 है, दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा? Sc वाला छोटा और Ti वाला बड़ा। अच्छा, ये एक आंसर ये है, सोचो बाकी लोग सबका यही आंसर है या किसी का उल्टा है? तुमने क्या बोला? Sc वाला छोटा, हाँ। तो ऐसा है, ऐसा बोल रही है ईशा, ऐसा होगा। सोचो, पैसे तो तुम गैस कर सकते हो। इक्वल भी हो सकता है, आंसर तो हो ही सकता है ना तुम्हारा आंसर, फिर मैं बताऊंगा फिर पक्का आंसर। इक्वल बोलो, चलो कुछ तो बोलो। सेम होगा या उसका ऑपोजिट भी हो सकता है? सेम। अच्छा चलो ईशा, तुमने ऐसा क्यों बोला? तो 3D2 है और वहाँ पे 3D1 है। तो उससे क्या होगा? एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो जितना एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में तकलीफ तो होगी ना। तकलीफ तो होगी, यस तकलीफ तो होगी। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल, सही बात है, हंसने की क्या बात है इसमें। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तकलीफ होगी, सही बात है। वैसे ही सोच लो, Sc और Ti, तो Sc+1 और Ti+1, इन दोनों में से एटॉमिक साइज किसकी कम है? Ti+1 की कम है। तो जितनी एटॉमिक साइज कम, उतना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, और जितना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और डिटेल में अच्छे से समझे तो क्या होगा? ये है अपना n = 1, n = 2, n = 3 and n = 4। तो यहाँ पर अगर हम लिखे, क्या लिखेंगे? बातें नहीं, इसके लिए देखो निर्भय बातें नहीं, ओके। ये होगा, आवाज अभी किसका आया मैंने ध्यान नहीं दिया।
4s हमारे पास स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम में अब है हमारे पास 4s2 और 3d1, ये है हमारे पास स्कैंडियम। ओके, और टिटेनियम भी है हमारे पास, तो उसमें होगा हमारे पास से 1 2 3 4। ओके, तो यहां पर हमारे पास होगा 4s2 3d2। डन। ओके, अब हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो देखो यहां से ये किसका है, स्कैंडियम का। स्कैंडियम में से स्कैंडियम +1 करना है, तो ये 4s2 वाला इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन ये निकला, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन यही निकल रहा है। ओके, लेकिन इसके कंपेयर में इसकी एटॉमिक साइज क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स यहां पर ज्यादा है। कौन सा अट्रैक्शन फोर्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी उतनी है नहीं, है तो सही, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हमने डिस्कस की थी, एस की सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की और लास्ट वाली एफ की। ओके, तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट तो है। कहाँ डाल दिया मैंने, सेम जगह पे रख दिया, बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग। ओके, तो यहाँ पर होगा हमारा 3d1 और यहाँ पर होगा हमारा 3d2। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो होगी, लेकिन डी की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, वेरी लेस। ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो वॉल्यूम स्कैंडियम के रिस्पेक्ट में टिटेनियम का वॉल्यूम कम है, स्कैंडियम +1 के रिस्पेक्ट में टिटेनियम +1 का वॉल्यूम भी कम है। ओके, तो हो क्या रहा है, वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है मतलब कि साइज कम है, साइज कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा, रेडियस कम होगा ना, रेडियस कम होगा मतलब डिस्टेंस कम होगा, ये रेडियस हो गई, तो रेडियस कम, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सही है, टिटेनियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू दी स्कैंडियम। तो ये एक मार्क में जेईई नीट में और बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, लेकिन ज्यादा वहां पूछा जाता है जेईई नीट में कि भाई स्कैंडियम +1 और टिटेनियम +1 इन दोनों की कंपेयर करो और बताओ कि किसकी हमारी एंथैल्पी, और ये कौन सी एंथैल्पी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। ऐसे तो ऐसे कंपैरिजन करना, इतना इजी नहीं पूछेंगे। ओके, अभी हम करेंगे आगे, ये तो समझ में आ गया। ओके, अब सबकी ही ऐसी टीआई, ये टीआई की डेल्टा H1 हो गई, वैसे क्रोमियम की होगी, सबकी होगी। अभी देखो क्रोमियम में क्या आया, ये समझना है। अभी नेक्स्ट, यहाँ तक का समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट मतलब यही कंसेप्ट लेकिन थोड़ा अलग। क्या अलग है, क्रोमियम के केस में हमारे पास क्या था, क्रोमियम के केस में हमारे पास था 4s1 3d5, ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और उसमें से हमने क्रोमियम प्लस की जो लिखी वो कैसी होगी, 4s तो गया पूरा का पूरा, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3d5। तो क्रोमियम में से क्रोमियम +1 करने के लिए, क्रोमियम में से क्रोमियम +1 करने के लिए, जैसे कि स्कैंडियम में से स्कैंडियम +1 करने के लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ती है, मतलब कि ये वाली, उसके कंपेयर में टिटेनियम में से टिटेनियम +1 बनाने के लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ी वो ज्यादा थी ना, तुमने ही आंसर दिया अभी, ये ज्यादा थी। तो फिर उसके कंपेयर में वैनेडियम की उससे भी ज्यादा होगी, वैनेडियम की कंपेयर में क्रोमियम की, ये पूछा जाएगा जेईई में, कैसे, वैनेडियम की कंपेयर में क्रोमियम की अगर यही रिस्पेक्ट में देखे तो क्या होगा, क्रोमियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा नहीं होती है, नहीं, कम होती है। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब के पास क्या था, 4s1 3d5, तो 3d5 बनने जा रहा है, वो हाफ फील्ड तो स्टेबल होता है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड तो स्टेबल होता है, तो ये तो बैठा हुआ ही है, ले जा एक इलेक्ट्रॉन ले जा, देने के लिए ही बैठा हुआ है। तो थोड़ी ही हीट दोगे और गया, और थोड़ी ही हीट दोगे और चला गया, तो उसकी एंथैल्पी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। थोड़ी ही देंगे और प्लस हो गया +1, समझ में आया। तो
वैसे अगर देखें स्कैंडियम के रिस्पेक्ट में टिटेनियम, टिटेनियम के रिस्पेक्ट में वेनेडियम और वेनेडियम के रिस्पेक्ट में क्रोमियम का हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका भी बढ़ा हुआ होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना बढ़ा हुआ नहीं होगा, उससे कम हुआ होगा, मतलब डिक्रीज हुआ होगा। क्यों? समझ में आ गया? बिकॉज क्रोमियम सोडियम जैसा है। सोडियम कितना है? 11। एक इलेक्ट्रॉन बैठा ही है कि कोई आए और मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं और नियॉन जैसा बन जाऊं। तो ये भाई साहब को भी कि भाई मैं 3d5 हो जाऊं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो जितना हायर होना चाहिए, जैसे कि टिटेनियम के बाद वेनेडियम का हायर होगा और वेनेडियम के बाद क्रोमियम का हायर होगा, ऐसे समझो कि 10 जूल हायर होता जा रहा है, तो वो 10 जूल हायर नहीं होगा, या तो मे बी 5 जूल हायर होगा, या सेम होगा, या कम भी हो सकता है। अंडरस्टूड? ओके, वो अभी हम बुक में देखेंगे टेबल और ग्राफ में, लेकिन ये समझ में आया? पक्का? ओके, ये चेंज कि यहाँ ज्यादा होनी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा होती नहीं है। वैसा एक चेंज फिर से आएगा। कौन सा? फेकोनी, और फिर निकल के लिए क्या है? 3d8, और फिर कॉपर के लिए क्या है? 3d10 4s1। तो अभी तुम्हें कंपेयर करने के लिए किसके लिए पूछेंगे? अगर ऐसा पूछ लिया कि निकल +1 एंड कॉपर +1, डेल्टा H1 डेल्टा H2 को कंपेयर करो, कौन सी ज्यादा कौन सी कम, तो क्या आएगा? मतलब ये ऐसा नहीं पूछते, ऐसा +1 लिख नहीं देते। +1 तो तुम करोगे तब लिखोगे ना, बस ऐसे। निकल की डेल्टा H1 मतलब निकल की डेल्टा H1 मतलब निकल में से +1 बनेंगे तब, और कॉपर की डेल्टा H1, भाई 2 क्यों लिख दिया? वो 2 का बारी अभी बाकी है, तो डेल्टा H1 तो मतलब कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके लिए जो एंथैल्पी एनर्जी देनी पड़ेगी वो, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा? तो क्या होगा? निकल का। मतलब कि ऐसा ही क्या कि हर बार बढ़ता जाता है, लेकिन कॉपर में उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ेगा? सेम रीजन, क्योंकि उसके पास एक ही था। क्या था? निकल ये कहां गया? कॉपर के पास था हमारे पास 4s1 3d10, तो 3d10 तो फुल्ली फिल्ड है, तो ज्यादा स्टेबल है, तो ये इजीली 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। पक्का? समझ में आ गया? श्योर? तो क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने वो सब कुछ डिस्कस किया। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या देखा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब सब में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो सब में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्कैंडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी देनी पड़ी, वैसे ही टिटेनियम में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी देनी पड़ी। तो टिटेनियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर कंपेयर टू दिस स्कैंडियम प्लस स्कैंडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रिस्पेक्ट में टिटेनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। डन? ड्यू टू एटॉमिक साइज बोल दो, और डिटेल में लिखना हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, दैट्स राइट। डन? उसमें एक्सेप्शन वही क्रोमियम और कॉपर, कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी नहीं। क्यों उतनी ज्यादा नहीं होगी? क्योंकि वो तो 3d5 और 3d10 गेन करने जा रहा है, तो वो तो इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का या रिवीजन? आ गया ना समझ में? ओके, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। ओके, पिक्चर में क्या बाकी है? ये तो सिर्फ 1 है यार। ओके, अभी तो 2, बस ये तो जूम की भी लिमिट आ गई, सब जगह हम लिमिट पे पहुंच जाते हैं। ओके चलो, सो अच्छा चलो, तो अब हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। क्या हुआ? अच्छा चलो, अब फिर से हम पहला फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या है? अरे दूसरे के लिए, जैसे अभी हमने स्कैंडियम +1 और टिटेनियम +1 का तो देख लिया। टिटेनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है कंपेयर टू स्कैंडियम। अभी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या? स्कैंडियम +1 ऑलरेडी है, स्कैंडियम +1 की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो विदिशा, इसकी स्कैंडियम +1 की बोलो, इसकी बोलो, 4s1 3d1, वेरी गुड। और निर्भय Ti+1 की बोलो,
4s1 3d 2 2 यस। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूसरा निकालना है, तो यहां से दूसरा निकाल दो, तो कौन सा निकलेगा, 4s1 निकल गया। तो स्कैंडियम प्लस 2 में क्या हो जाएगा 3d1, और टिटेनियम प्लस 2 में क्या हो जाएगा 3d2। डन। अगेन अगर मैं पूछूं कि भाई डेल्टा H2 इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, डेल्टा H2 किसका, अरे हाँ वो TI का Ti। ओके, यहाँ पर भी वही केस क्रोमियम कॉपर, लेकिन हर बार क्रोमियम कॉपर नहीं आएगा। हाँ, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभी बुक में देखेंगे तो पता चलेगा। वो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली एक इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने से वो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो इजीली कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ेगी नहीं, वो केस हर बार आएगा। ओके, और पूछेंगे कहां तक, डेल्टा H3 तक भी पूछेंगे। ये तो डेल्टा H2 लिया हमने, डेल्टा H3 का क्वेश्चन भी आएगा, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो बताओ, तुम लोग ही बताओ, स्कैंडियम प्लस 3 का, निर्भय स्कैंडियम प्लस 3 का बताओ एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। प्लस 3 का हाँ, तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए। तुम डिस्कस करने लगे, बोलो आंसर बोलो। 4s1 सिर्फ 4s1 ऐसे नहीं, उठ जाओ अच्छा वेदिशा बोलो। आर्गन, सिर्फ आर्गन आएगा भाई, यहाँ पे ही 4s नहीं है तो यहाँ क्यों आएगा। ओके, फिर इसके लिए बोलो Ti प्लस 3, Ti प्लस 3, तो उसके लिए हमारी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गोन एंड 3d1। डन। ओके, अब स्कैंडियम प्लस 2 था, ये रहा, उसमें से मुझे स्कैंडियम प्लस 3 पे आना है, और यहां पर मेरे पास था 3d2, और उसमें से मुझे आना है 3d1 में। अब मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा, डेल्टा H3 Sc प्लस 3 का ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पक्का? नहीं, देखो अभी हम कहां पर है, ये स्टेज पर है, ये स्टेज पर है। मुझे कहां से कहां जाना है, 3d1 में तो है अभी, ये 3d1 का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, यहां से मुझे बन जाना है ये, और यहां से मुझे बन जाना है ये बनने के लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ेगी वही है डेल्टा H3। समझ गए हम कहां पर है, यहां पर है। पहले हम स्कैंडियम पे थे, फिर स्कैंडियम से स्कैंडियम प्लस 1 के पर आए तो वो हो गया डेल्टा H1, स्कैंडियम प्लस 1 से स्कैंडियम प्लस 2 पर आए तो वो हो गया डेल्टा H2, समझ में आया? फिर उसके बाद हो गया डेल्टा H3, Ti प्लस 3 का होगा या स्कैंडियम प्लस 3 की एनर्जी ज्यादा होगी, Ti प्लस 3 की ज्यादा होगी। पक्का? यस। क्यों? क्योंकि ये तो वापस वही क्रोमियम कॉपर जैसा केस हो गया। आर्गोन मतलब यहाँ पर क्या है, आर्गोन और 3d1, तो वो तो आर्गोन बनने ही वाला है, तो एकदम इजीली गेन लूज कर देगा, एकदम इजीली। मतलब ये एक है, ले जा भाई ले जा, तो डायरेक्टली वो किसके जैसा बन जाएगा, आर्गोन जैसा बन जाएगा। समझ में आया? तो ये जो चेंज है ये भी पूछेंगे। ओके, जैसे कि देखो कहां से घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। स्कैंडियम के लिए डेल्टा H2 और स्कैंडियम के लिए ही डेल्टा H3 और स्कैंडियम के लिए ही डेल्टा H1। तो डेल्टा H1 की कंपेयर में डेल्टा H2
ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। किसका? ये सब कुछ स्कैंडियम का ही है, सिर्फ एससी का ही है। एससी का पहले डेल्टा H1 मतलब क्या? डेल्टा H1 मतलब स्कैंडियम में से तुमने बना दिया स्कैंडियम +1, उसको बोलेंगे डेल्टा H1। फिर स्कैंडियम +1 में से तुमने बना दिया स्कैंडियम +2, उसको बोलेंगे डेल्टा H2। स्कैंडियम +2 में से स्कैंडियम +2 में से तुमने बना दिया स्कैंडियम +3, उसको बोलेंगे डेल्टा H3। मैं पूछ रहा हूं डेल्टा H1 की कंपेयर में डेल्टा H2 ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। मतलब डेल्टा H1 की कंपेयर में डेल्टा H2 ऐसा होगा या डेल्टा H1 की कंपेयर में डेल्टा H2 ऐसा होगा? बी कम बी? होगा। बी। ए या बी? बी बी मतलब डेल्टा H1 ज्यादा होगा और ए वाला कोई नहीं? बी आंसर। तुम ही सोचो, जैसे मेरे पास अभी 21 इलेक्ट्रॉन है, मैं ही स्कैंडियम हूं, तुम स्कैंडियम हो, खुद सोचो तो खुद थोड़ा ज्यादा आएगा। तकलीफ होगी वो बोल रहे थे ना तुम तो तुम्हारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी तुम सोचो तकलीफ ज्यादा हो रही है तकलीफ कम हो रही है। तो 21 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मुझे 21 में से पहले जाना है 20 पर, तो वो हो गया डेल्टा H1। फिर 20 से जाना है मुझे 19 पर, तो वो हो गया डेल्टा H2। और फिर मुझे 19 पर से जाना है 18 पर, वो हो गया डेल्टा H3। तो मैं 21 में से 20 में गया, वो डेल्टा H1 था, तो वो एनर्जी ऐसा मान लो कि 10 जूल है, 10 जूल हुई। तो 20 से 19 पर जाने के लिए 10 जूल से ज्यादा देना पड़ेगा या 10 जूल से कम देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। ज्यादा देना पड़ेगा। एट्रैक्शन कम हो गया, एट्रैक्शन बढ़ गया ना, एट्रैक्शन बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो सर लेकिन 20 से प्रोटॉन उतने ही है, समझे? प्रोटॉन तो उतने ही है। स्कैंडियम में प्रोटॉन कितने थे? 21। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 21। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो प्रोटॉन तो 21 ही है, इलेक्ट्रॉन हो गए 20। और सर एनर्जी की बात है ना, तो सर H2 में ही कम देनी पड़ेगी ना, क्योंकि 4s हमारा H2 में आएंगे तो हम 4s1 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। 4s1 हो जाएगी। हाँ, तो फिर वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर वही। देगा ना। 4s1 वो कॉन्सेप्ट से देखना चाहे तो हाँ वही होगा। हाँ, लेकिन वो कब देखना है? जब तुम किसी दूसरे एलिमेंट के कंपेयर कर रहे हो, मतलब स्कैंडियम की कंपेयर टिटेनियम के साथ कर रहे हो। ये तो हम स्कैंडियम की कंपैरिजन स्कैंडियम के साथ ही कर रहे हैं, समझे? पक्का ना? ओके, समझ गए? चलो, तो अब ये सब कुछ हो गया हमारा, अब बुक का डिस्कस करते हैं। चलो, सो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। There is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition elements from left to right due to an increase in the nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals। क्या बोले इतने लंबे सेंटेंस? 3 लाइन का सेंटेंस याद रखूंगा। ओके, तो इतने लंबे सेंटेंस में क्या बताया उन्होंने? इतने लंबे सेंटेंस में उन्होंने वो बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है। वही तो हमने बोला कि स्कैंडियम की डेल्टा H1 के रिस्पेक्ट में Ti की डेल्टा H1 ज्यादा है, ये बोला ना तुमने, इंक्रीज होती जाती है। तो वही चीज बोली हुई है, शॉर्ट में हमने डिस्कस कर लिया। टेबल 4.2 गिव्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो टेबल 4.2 है वो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, वो ये SCTI, VCR, मने फेकोनी, उन सब के लिए दिखाया गया है। कहाँ गया 4.2? ये रहा। ओके, तो देखो अभी कहाँ गया, ये रहा। डेल्टा H1 फॉर स्कैंडियम, देखो, चलो भाई क्लियर हो जाए। हाँ, डेल्टा H1 फॉर स्कैंडियम कितना आया? 631। फिर डेल्टा H2 फॉर स्कैंडियम देखो कितना आया? 1235। अभी मैंने बोला ना कि बढ़ेगी, वो जो मैंने लास्ट में अभी क्वेश्चन पूछा, एकदम लास्ट में, वो ये वाला क्वेश्चन कि ये है डेल्टा H1 के रिस्पेक्ट में 10 से ज्यादा, मैंने एग्जांपल दिया 10 जूल देनी पड़ेगी, तो 10 से ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों 10 से ज्यादा देनी पड़ी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना,
क्योंकि 21 इलेक्ट्रॉन थे और 21 प्रोटॉन थे। अभी इलेक्ट्रॉन तो 20 हो गए और प्रोटॉन कितने हैं 21, तो ज्यादा फोर्स से पकड़ेंगे 20 को। एक साइड 21 है, 21 थे और अब 21 है, तो 21 वाले हैवी हो गए ना, तो वो ज्यादा फोर्स से पकड़ के रखेंगे। ज्यादा फोर्स से पकड़ के रखे तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और 20 में से 19 करना होगा, तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? पक्का? तो देखो ये 631 से 1235 हो गया, 1235 से 2394 हो गया। समझ में आया? ओके। अच्छा, तो ये सबकी सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से कोई वैल्यू याद नहीं रखनी है हमें। देखो, तो ये स्कैंडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अभी टिटेनियम की देखो उससे बढ़ गई 654 जो तुमने ये कंपेयर करें तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो पूछा वो, और ये कंपेयर करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो स्कैंडियम और टिटेनियम के रिस्पेक्ट में दोनों की कंपेयर करें तो डेल्टा H1 किसकी ज्यादा होगी? तो तुमने ही बताया था डेल्टा H1 Ti का, तो वो Ti का ही है। देखो 631 एंड 656। ओके, फिर उससे भी ज्यादा होगा तो देखो 656, अभी उससे ज्यादा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वैल्यू देखी जाए तो उसकी आ रही है अराउंड 650। ओके, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? अराउंड 650। मतलब कि हमें तो पता है कि यार इंक्रीज होना चाहिए था, ओके, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वैसे तो देखा जाए तो डिक्रीज ही है, प्रैक्टिकल वैल्यू है ये। ओके, तो वो क्या हुआ 650। हमें क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे? क्रोमियम वाला। देखो 650 और क्रोमियम 650 के बाद क्रोमियम, तो वो भी बढ़ना चाहिए, ये भी नहीं बढ़ा। हाँ, 656 से 650, ये पुरानी बुक है क्या किसी के पास? उसमें यही वैल्यू है क्या? पुरानी बुक है किसी के पास? नहीं है? हाँ, तो चलो कच 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 कर रहे हो जल्दी क्या हुआ? भाई ये तो देखो कैसा पंच मार दी। वही चैप्टर में ढूंढ रहे हो ना? हाँ हाँ, लेकिन वैल्यू ये 650 है, 650 है। अच्छा, तो हमने क्या देखा जनरली क्वेश्चन क्या था हमारा? हमने समझना क्या है कि भाई इस अगर एटॉमिक साइज कम होती जाती है तो जो ये एंथैल्पी है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो क्या होती जानी चाहिए? एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम? बढ़ती रहनी जानी चाहिए। ओके, तो 631 से 656 बढ़ गई। प्रैक्टिकली जब देखा गया तो 656 से अभी भी बढ़नी चाहिए और 650 से अभी भी बढ़नी चाहिए, तो बढ़ तो रही है लेकिन 653 हो रही है। कहने का मीनिंग है कि ये देखो, इस दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना ज्यादा है। ओके, 656 और 631। ओके, तो कितना हो गया ये? 5 और 10 और 25 का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस हो गया। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देखो सिर्फ 6 का। ओके, पहले कितना डिफरेंस है? 25 किलो जूल का, और फिर कितना डिफरेंस है? 6 किलो जूल। उसके बाद कितना डिफरेंस है? 3 किलो जूल। देखो कितना कम डिफरेंस है। अब उसके बाद वापस डिफरेंस देखो, बढ़ गया। उसके बाद वापस डिफरेंस देखो, बढ़ गया। उसके बाद वापस देखो, कम हो गया। अबे क्यों कम हो गया? वापस ये कोनी वाला, कोनी और सीयू आने वाला है, तो प्रैक्टिकल वैल्यू देखो 762 से 758, वापस डिफरेंस जो है बहुत कम, 4 किलो जूल। यहाँ पर वापस बढ़ गया कितना? 758 से 736, मतलब ऑलमोस्ट 22 जैसा। और यहाँ पर देखो वापस बहुत कम आ गया, कितना? 9। ओके, हाँ, तो बढ़ गया यहाँ पर। लेकिन हम क्या सोच रहे थे? बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा नहीं है। ओके, समझ में आया? ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये सारी प्रैक्टिकल वैल्यू है। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया। कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन? कि भाई एटॉमिक साइज कम होती जाती है, उसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कैंडियम के रिस्पेक्ट में टिटेनियम की आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। तो हाँ सही बात है, ऐसे ट्रू और फॉल्स में हाँ सही बात है। तो वैसे अगर देखा जाए तो क्रोमियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे पहले वाला जो वेनेडियम है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जानी चाहिए, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जानी चाहिए।
लेकिन वो वैसा होगा नहीं, उतनी ही इंक्रीज होगी या सेम रहेगी, उतनी ही मतलब सेम रहेगी या तो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ताक में ही बैठे हुए हैं कि कभी कोई लेने आए, कभी मुझे कोई थोड़ी ही एनर्जी दे और मैं ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए ही बैठा हुआ है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये दो सेंटेंस याद रखना, मतलब दो चीजें याद रखना, क्रोमियम के लिए नहीं मिलेगा और कॉपर के लिए हमें जो एक्सपेक्टेशन है राइज का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में राइज का एक्सपेक्टेशन है वो मिलेगा नहीं। और जो दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेल्टा H1 की कंपेयर में डेल्टा H2 ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, और डेल्टा H2 की कंपेयर में डेल्टा H3 ज्यादा होगा। ये वही एलिमेंट की बात करें तो क्यों अट्रैक्शन बढ़ गया तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? पक्का? ओके चलो नेक्स्ट। सो आगे these values show that the successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in the case of non-transition elements। ये जो हमने सेकेंड टॉपिक समझा था वो एल्यूमिनियम सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस वाला समझा था कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो स्टीप आइसक्रीम का कोन होता है वैसे आइसक्रीम का कोन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा नहीं। हाँ वॉल्यूम कम होगा लेकिन उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो बहुत कम कर देते हैं। डन? ओके तो वही सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। The variation in the ionization enthalpy along a series of transition elements is much less in comparison to the variation along a period of non-transition elements। तो ionization enthalpy भी वैसा ही होगा, ऑब्वियस है ना। वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, यहां पर थोड़ा बढ़ गया। स्कैंडियम के रिस्पेक्ट में टिटेनियम का अभी जो हमने कंपेयर किया था तो थोड़ा बढ़ गया, क्यों? क्योंकि थोड़ा ही एटॉमिक साइज कम हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा एटॉमिक साइज कम हो गई। बहुत ज्यादा एटॉमिक साइज कम हो गई का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस और से रेडियस बहुत ज्यादा कम हो गया, तो बहुत ज्यादा कम हो गया तो फिर क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो एंथैल्पी भी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये भी पूछेंगे कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपेयर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कम होती है? बताओ। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपेयर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है या कम होती है? क्वेश्चन समझो। वही जो हमने समझा था सेकंड पॉइंट, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर वाला, उसके रिस्पेक्ट में इन लोगों की SCTI VCR वाला, तो इन लोगों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सिंपली आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है, कम होती है। यस, क्यों? क्योंकि वहां पर वॉल्यूम स्टीपली डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम स्टीपली डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लेकिन स्टीपली डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो एनर्जी बढ़ेगी लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं विथ रिस्पेक्ट टू दैट। डन? पक्का? ओके तो ऐसे समझना पड़ेगा एक एक सेंटेंस, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ओके चलो हाँ, the first ionization enthalpy in general increases, in general increase ही होगी, but the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpies for the successive elements is much higher along a series। मतलब कि फर्स्ट में क्या होगा कि SC+1 और Ti+1 की कंपेयर करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो गई, तो वैसे इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ये जो इंक्रीज जितनी हो रही है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी सेकेंड और थर्ड में। ओके वो चीज बोल रहे हैं, इन द थर्ड एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट्स इज मच हायर अलोंग द सीरीज। देखना हो तो देख लेते हैं। ओके देखो अलोंग द सीरीज देखते हैं, देखो यहाँ पर चलो भाई, हाँ 631 से 656 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिफरेंस कितना हो गया? 25। यहाँ से डिफरेंस देखो 1309 एंड 1235, कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, वही चीज बोल रहे। उसके रिस्पेक्ट में नीचे देखो 2393 एंड 2657, कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। समझ में आया? वही सेंटेंस लिखा हुआ है। क्यों? एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा कम होती जा रही है ना, दैट्स व्हाई। क्योंकि हम तो पीरियड में जा रहे हैं और अभी सेकंड और थर्ड पीरियड देखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, तो वो तो वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, फिर चेंज हो जाएगा। हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा इससे पहले,
डन, ओके चलो। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, हायर अलोंग अ सीरीज। द नेक्स्ट, द इर्रेगुलर ट्रेंड इन दी, क्या हुआ क्या हुआ चलो, the irregular trend in the first ionization enthalpy of the metals of 3D series, though a little chemical significance can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3D orbitals। क्या कह रहे हैं ये कि भाई ये जो इरेगुलर ट्रेंड्स है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते केमिकल रिएक्शंस के लिए, लेकिन इफेक्ट तो करते ही है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी लेवल है 3D का और 4s का, वो एनर्जी लेवल जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा तो उनकी एनर्जी लेवल भी चेंज होती जाती है, तो केमिकल रिएक्शन भी वैसे ही होगी। फिर वो बोल रहे हैं, you have learned that when d block elements form ions, ns electrons are lost before n-1 d electrons, मतलब कि 4s वाला पहले और 3d वाला बाद में, वही चीज लिखी हुई है। As we move along the period in 3D series, we see that nuclear charge increases from scandium to zinc, मतलब कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, but the electrons are added to the orbitals of the inner subshell, that is 3D. These 3D electrons shield the 4s electrons from the increasing the nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. Therefore the atomic radius decreases less rapidly. वही चीज जो हमने समझी थी सेकंड, कि एटॉमिक साइज कम तो हो रही है लेकिन उतनी नहीं जितनी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हो रही है, वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। दैट्स व्हाई हमने पहले ही ये सब डिस्कस कर लिया कि हम फिर आगे पढ़ लिया, अभी समझ गए ऑलरेडी। ओके चलो, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया है। Thus फिर कहाँ पहुंचे हम? Along the 3D series, the doubly or more highly charged ions have D10 configuration with number of 4s electrons. Okay, no 4s electrons, मतलब 4s electrons है ही नहीं। Dn 4s इलेक्ट्रॉन ना हो तो सिर्फ D में रहेंगे। ओके तो वो जैसे कि हमारे पास अभी क्रोमियम था, तो क्रोमियम में क्या था? 4s1 3d5, अब वो एक निकाल देगा तो सिर्फ d5 ही रहा, s तो है ही नहीं, तो no 4s electrons। A general trend of increasing values of second ionization enthalpy is expected as effective nuclear charge increases, because one d electrons does not shield another electron from influence of nuclear charge, because d orbital differ in the direction। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीज में, वो हमें मिल ही रहा है, क्योंकि d ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट तो कम होती है और अब तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो sp-df, s की शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, उससे कम p की और उससे भी कम d की। तो जब 3d1 था तब शील्डिंग इफेक्ट थी लेकिन कम थी, लेकिन जब 3d में से एक 3d तो है, 3d1 तो है, लेकिन 4s1 एक निकल गया, 4s2 3d1 था और अब तो 4s1 3d1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गया है, तो अब तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट कम हो गई, बढ़ थोड़ी गई। पहले एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, 3d वाला इलेक्ट्रॉन जो 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल कर रहा था, और अब वो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना ध्यान से? हाँ, तो उसके हिसाब से अब क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, तो वही चीज बोल रहे हैं। हाँ, however, the trend of steady increase in the second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn+2 and Fe+3 respectively। मतलब कि Mn+2 और Fe+3 में ये जो जंप मिलना चाहिए, इंक्रीज मिलना चाहिए, वो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। अभी देखते हैं हम। In both the case, ions have d5 configuration, दोनों में d5 configuration है। Similar breaks, अभी दूसरा आ गया, similar breaks के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पढ़ते हैं, देखो Mn और Fe को कंपेयर करना है, जल्दी से जल्दी कौन बताएगा? ईशा, Mn की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s2 R1 4s2 3d6 SCTIVCR मने 5 25 है, ये तो 5 आएगा ना? ओके, SCTIVCR मने, ओके। और फिर दूसरा क्या था? Fe। ओके, तो Fe की बताओ, चलो कौन बताएगा? टीशा आ गई, विदिशा बताएगी। Fe की आर्गोन
4s2 फिर 6 आता है SCTI VCR मने फे बाद में ही है। अच्छा 3d6 ओके, ये हमें पता है, ये दोनों का है। अब क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मैं लिख रहा हूं Mn+1 आर्गन 4s1 3d5 डन, और Fe+1 क्या 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 क्यों 3d तो 6 है ना, अरे लेकिन क्यों, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ क्या सोच रहे हो, क्या तो बताओ। हमने कैसे भर रहे थे 4s2 फिर 3d1 3d2 3d3 3d4 ऐसे ही भर रहे थे, तो 3d6 है ना ये, तो अगर 4 है तो 5 कर देंगे, 9 है तो 10 कर देंगे, ये तो 6 ही है अभी। ओके सो आर्गन और Fe+1 के लिए क्या लिखेंगे 4s1 3d6 डन, हाँ या ना? ओके ये +1 आ गया, अब +2 and +3 ओके Mn+2 तो देखो Mn+2 लिख रहा हूं आर्गन अब कहां से निकलेगा, ये 4s1 निकल गया, तो ये तो निकालने के लिए ही बैठा हुआ है, क्यों 3d5 स्टेबल बनने जा रहा है, तो ये एनर्जी जो होगी वो थोड़ी ही होगी, इंक्रीज बहुत कम होगा, वो बोलना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3d5, तो ये जो जंप है, जंप तो होगा ही लेकिन इंक्रीज इतना ज्यादा होगा नहीं, वो चीज बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर हम डाल देंगे Fe+2, तो Fe+2 में क्या हो जाएगा Ar, ये भी चला गया, और क्या हो जाएगा 3d6, और फिर हमें तो Fe3 की कंपेयर करनी है, तो Fe+3 Ar, और अब क्या हो गया देखो ये भी बैठा हुआ है, वे निकालो, मुझे 3d5 होना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये हो गया 3d5, तो यहां से भी जो जंप मिलेगा वो कम मिलेगा। ओके क्योंकि थोड़ी एनर्जी देंगे और चले जाएंगे। अब सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं, देखो However, the trend of steady increase in the second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn+2, मतलब सेकंड के लिए Mn+2 में ब्रेक हो रहा है ना, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही Mn+2 है, जो क्रोमियम के लिए हुआ था वो Mn के लिए हो रहा है सेकंड में। क्रोमियम के लिए कब हुआ था, फर्स्ट में हुआ था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम के लिए हुआ और कॉपर के लिए हुआ। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वही चीज जो क्रोमियम के लिए हुई थी, वही चीज किसके लिए हुई, Mn के लिए हुई, क्योंकि ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही थे, तो यहां पर ब्रेक डाउन हो गया, समझ में आ गया। और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए हुई, Fe के लिए हुई, अंडरस्टूड, क्योंकि वो भाई साहब भी बैठे हुए थे, 6 लेके बैठे हुए थे, एक निकाल देंगे तो 3d5 हो जाएंगे। पक्का समझ में आया, श्योर ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्रोमियम पर ब्रेक्स आउट होता है, देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो Mn पर ब्रेक आउट होता है, और थर्ड आयोनाइजेशन की बात करें तो Fe पर ब्रेक्स आउट होता है। मतलब ब्रेकआउट होता है मतलब जो इंक्रीज होना चाहिए उतने इंक्रीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी में होता नहीं है। क्यों, वो लोग तो निकालने के लिए ही बैठे हुए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ही देंगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अंडरस्टूड, सेंटेंस भी समझ में आया, ये हमने समझा हो, पक्का ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, सिमिलर ब्रेक्स ऑकर एट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द लेटर ट्रांजिशन सीरीज। तो भाई सिमिलर ऐसे होंगे, मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जिसका पूछे उसका सबसे पहले ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अभी तुम डायरेक्टली Mn+2 की लिखने मत जाना, Mn की लिखो फिर Mn+1 की लिखो, पहले Mn की लिखो फिर डायरेक्ट +2 की लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट Mn+2 की लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके तो गलती कब नहीं होगी, श्योरिटी कब आएगी, पहले प्योर वाला लिखो विदाउट आयोनाइजेशन एलिमेंट का, फिर इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अगर वो 3d5 हो रहा है, अगर वो 3d10 हो रहा है, तो वो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी नहीं, वो जो ब्रेक वहां ब्रेक हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी। डन, पक्का। चलो तो आगे बढ़ते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएशन in ionization enthalpy for an electronic configuration Dn is as follows. The three terms responsible for the value of ionization enthalpy are
attraction of each electron towards nucleus, repulsion between the, हाँ देखो ये बता रहे, कंक्लूड कर रहे हैं अब थियरी को, क्या बोल रहे हैं, the three terms responsible, तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू बढ़ रही है या कहीं पर बढ़ नहीं रही है, थोड़ी कम बढ़ी, उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है. सो एंथैल्पी आर अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होंगे, वो एक अट्रैक्शन फोर्स. दूसरा रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इफेक्ट, ओके. एंड तीसरा द एक्सचेंज एनर्जी, तीन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होता है. ये एक मार्क का सेंटेंस अलग से क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये पूरा डिक्टो सेंटेंस कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है. तो ये क्या, शील्डिंग इफेक्ट, और ऐसा ना बोलना हो तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्जन. दूसरा बोलना हो तो अट्रैक्शन बोलना है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन, दो चीजें हो गई. तीसरा एक्सचेंज एनर्जी, कौन सी एनर्जी, एक्सचेंज, कहीं गया एक्सचेंज एनर्जी. ये एक्सचेंज एनर्जी क्या है, सब वैसे ये पूछा नहीं जाता लेकिन बता देता हूं, आया है तो. एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी को यहीं से कहीं से बता दूं. ऐसा समझो कि 4s1 3d5 ये है ना, ये ऐसा है, ओके. ऐसा समझो कि mn+1 के लिए मैं यहाँ लिखूं अगर, तो ये 4s है, ये 2 हो गया, और यहाँ पर है 5, 1 2 3 4 5. अब होगा क्या, 4s1 है और ये 5 है, ऐसा है mn+1 के लिए. अब होगा क्या कि कभी कभी एनर्जी, ये है अपना 3d और ये है अपना 4s. समटाइम्स इट हैपेंस, क्या होगा कि यहां जो इलेक्ट्रॉन, अभी हम क्या कर रहे थे क्रोमियम और कॉपर के केस में, क्या कर रहे थे एक्सेप्शन के केस में, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां कंप्लीट हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, इसलिए यहां का इलेक्ट्रॉन वहां चला गया. तो वैसे ही कभी कभी ऐसा होगा कि 4s की एनर्जी कम हो जाएगी 3d के कंपेयर में. 4s पहले तो कम ही थी, इसलिए हमने पहले 4s में डाला और फिर 3d में डाला, फिर 3d की कम हो गई इसलिए हम 3d में डालने लगे, ओके. और ऐसा होगा कि इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे जंप करके यहाँ आ गया, ऐसा समझो, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया. यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको एनर्जी का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कोई आ सकता, ओके. क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ा एनर्जी डिफरेंस तो है, एक हायर एनर्जी लेवल पर है, एक लोअर एनर्जी लेवल पर है. तो तुम्हें लोअर में से हायर पे जाना होगा तो एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और हायर में से लोअर पे आना पड़ेगा तो एनर्जी लूज करके आना पड़ेगा. अंडरस्टूड. वही मामा का घर वाला कंसेप्ट, कि हमें यहां से मामा के घर जाना है तो हमें एनर्जी मिलेगी तभी जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे, ओके. और वहां से वापस घर पर न्यूक्लियस आना है तो वही एनर्जी से नहीं आ सकते, वहां पर एनर्जी लूज करके आनी पड़ेगी. अंडरस्टूड, ओके. तो ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये पहले डिटेल में था, अभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये वर्ड आया इसलिए बता रहा हूं. तो एक्सचेंज एनर्जी क्या है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है लेस एनर्जी डिफरेंस वाली ऑर्बिटल्स में, तब जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है उसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी. समझ में आया, पक्का समझ में आ गया ना, कि ये पढ़ो और फिर ये एक्सचेंज एनर्जी क्या है ऐसा ना हो. ये क्लीन कर दूं सब. हाँ चलो. एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल, आज तो यही क्लास हो जाएगा यार, क्या यार दूसरी क्लास थी मेरे 10th का. एक्सचेंज है, अभी आधा कहाँ छोड़े, चलो कर लेते हैं. एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलाईजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट. तो एक्सचेंज एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेबिलाईजेशन के लिए. जैसे कि हमने बोला कि क्रोमियम स्टेबल होने के लिए 4s का ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, ओके. 4s का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और स्टेबल हो गया क्रोमियम. तो वो क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन जब लिया तब एनर्जी एक्सचेंज होता है, वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पर. एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन्स इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स. मतलब कि क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होती है. ये एक सेंटेंस, सिर्फ डिट्टो सेंटेंस याद रख लो, वैसे इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है. एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द total number of possible pairs of parallel spins in the degenerate orbitals. मतलब कि जो ऑर्बिटल्स है
उसमें पता है ना ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमता है दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ऑपोजिट स्पिन होती है। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं कि पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन्स। पैरेलल स्पिन्स मतलब जैसे क्रोमियम के लिए हमने लिख दिया 3d5, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सभी एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, सभी एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल स्पिन। समझ में आ गया? मतलब 3d1 फिर वो हम भरते हैं ना dx dy dz dxy dyz, ऐसे लिखते थे ना dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dxz, ऐसा कुछ था। ओके, तो वो जो हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं पैरेलल पेयर्स। ओके, when several electrons occupy a set of degenerate orbitals, the lowest energy state correspond to the maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel spins, that is the Hund rule। मतलब वही चीज कि जहां पर भी स्टेबल होने की बात आए, जो क्रोमियम और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, वैसे स्टेबल होने के लिए हुंड का ही ये रूल है। हुंड ने तो रूल दिया था भाई लोअर एनर्जी में चले जाओ। ओके, तो लोअर जी में तो लोअर एनर्जी तो 4s थी, 4s में से 3d में क्यों आ गए? स्टेबल होने के लिए आ गए, वो भी हुंड ने ही बताया था। स्टेबिलिटी तो फिर लोअर हायर मत देखो, सबसे पहले स्टेबल होना है। ओके, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो लोअर एनर्जी में जाएगा, वो भी हुंड ने ही बताया था, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है हुंड रूल। द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। देखा बोला ना, द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज द स्टेबिलिटी, मतलब कि एनर्जी लूज की लेकिन स्टेबिलिटी, जैसे कि 4s2 और 3d4 था क्रोमियम के लिए, लेकिन वो 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 3d5 हो गया, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि कम एनर्जी किसकी थी? 4s की, और ज्यादा एनर्जी किसकी थी? 3d की। इसलिए पहले हमने किस में भरा हुआ था? 4s में, तो वो कम एनर्जी में से ज्यादा एनर्जी में आ गया, कम एनर्जी में से ज्यादा एनर्जी में आ गया, तो यहां पर एनर्जी लॉस हुई और स्टेबिलिटी बढ़ गई, 3d5 हो गया। तो इन शॉर्ट तुम्हें दिमाग में फिट करना हो तो क्या फिट कर देना है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सचेंज एनर्जी के। मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा तो एक्सचेंज एनर्जी कम, और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसा डीटो याद रख लो। ओके, एज द स्टेबिलिटी इंक्रीज the ionization becomes more difficult। obvious है, स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब 5 3d5 हो गया, 3d10 हो गया, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो टफ हो जाएगा ना भाई, तकलीफ होगी ना, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो। डन। ओके, चलो, एज द स्टेबिलिटी फिर से आया, देयर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट d6 configuration, Mn plus has 3d5 4s1 configuration and configuration of Cr plus is d5। Therefore, ionization enthalpy of Mn plus is lower than that of the Cr plus। तो देखो Mn plus का configuration ये है और Cr plus का configuration ये है, तो ये भाई साहब तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ही बैठे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन 4s1 का लूज करने के लिए ही बैठे हुए हैं, और ये भाई साहब तो स्टेबल है, इसको तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। d5 तो स्टेबल है ना, d5 d10, तो इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वही चीज बोल रहे हैं, therefore ionization enthalpy of Mn plus is lower। क्यों? ये तो निकालने के लिए ही बैठा हुआ है, then Cr plus। Done? Okay? In the same way, Fe plus 2 has d6 configuration and Mn plus 2 has 3d5 configuration। तो इन दोनों की कंपेयर करें तो देखो, अब तुम बताओ Fe plus 2 हाँ चलो, देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये जो गिवन है वैसे ही कि भाई Mn प्लस Cr प्लस, बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा किसकी कम? Mn प्लस Cr प्लस, बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा किसकी कम? तो पहले तो तुम लिखो Mn प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, तुम लिखो Cr प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, तो Mn प्लस का लिखोगे तो ये आएगा, Cr प्लस का लिखोगे तो ये आएगा, ये इजीली रिमूवेबल है तो इसका ज्यादा आएगा और इसका कम आएगा। ओके, वैसे ही दूसरा गिवन है, देखो Fe प्लस 2 का d6 है, Mn प्लस 2 का 3d5 है। ओके, तो कौन इजीली रिमूव कर देगा? कौन? Fe रिमूव कर देगा, क्योंकि वो 5 बनने जा रहा है तो इजीली रिमूव कर देगा, और ये भाई साहब तो 5 है तो वो रिमूव नहीं करेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम आएगी? Fe की कम आएगी और इसकी ज्यादा आएगी। डन। सिंपल कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी तो पता चलेगा।
ओके, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe+2 इज लोअर, लिख दिया है बाद में. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe इज लोअर देन दैट ऑफ द Mn. ओके, द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आ गया यहाँ पे? अच्छा चलो कोई बात नहीं. द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल इज +2. किसका? Fe का. ओके, +2. To form the M+2 ions from the gaseous atoms, the sum of first and second ionization enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization. क्या बोल रहे हैं कि lowest possible oxidation state कितना है? +2. मतलब उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते. ऐसे आ गया, स्टेबल हो गया, वो 2 निकालने के बाद स्टेबल हो गया, तो वो निकाल दिया. उसके एडिशन में क्या है? एटोमाइजेशन एनर्जी भी गिननी पड़ेगी. एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसके बाद एटम को अगर अलग करना है तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी और एटोमाइजेशन एनर्जी भी होगी. वही चीज बोल रहे हैं. द डोमिनेंट टर्म इज द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी which shows unusually high values for Cr and Cu where M plus ion have D5 and D10 configuration respectively. वही same चीज. The value for zinc is correspondingly low as the ionization causes the removal of 4s electrons which results in the formation of the stable D10 configuration. तो वो तो कम ही होगा क्योंकि वो Zn अगर रिमूव करेगा तो वो 3D10 में जाने वाला है, लेकिन पहले तो 4s ही जाने वाला है. Zn में भी पहले तो 4s2 में से ही जाएगा. वही चीज बताई है. The trend in the third ionization enthalpy is not complicated by the 4s orbital factor and shows the greater difficulty of removing an electron from D5 to D10 ions. मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो. इन जनरल थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर क्वाइट हाई. तो ऑब्वियसली अभी हमने टेबल में देखा था कितनी हाई थी, 2693, और इतनी ज्यादा किलो जूल में इतनी ज्यादा थी. ओके, ऑल्सो द हाई वैल्यूज फॉर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, निकल, जिंक, लास्ट वाली इंडिकेट व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर दीज एलिमेंट्स. तो वो बताएंगे कि इतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी. ओके क्या हो गया यार? हाँ देखो, तो देखो कोबाल्ट कहाँ गया? थर्ड है 3243, 3402, 3556, 3837, वो किसमें है? किलो जूल में. इतनी ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ओके, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तब जाके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. तो इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं इतनी ज्यादा एनर्जी हम देने वाले नहीं है. ओके, फिजिबल हम तो गिनेंगे ना, यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, छोड़ो भाई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं हम, लाइक दैट. तो वही सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर से पढ़ता हूं. क्या बोला कि देखो, ऑल्सो दी हाई वैल्यूज फॉर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, निकल, जिंक इंडिकेट व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2. मतलब कि मैं बना दूं निकल +4, तो ऐसा थोड़ी है जो बनाना है बना दो. निकल +2 बनाते बनाते तो कितनी एनर्जी गई? अराउंड 3500 किलो जूल एनर्जी जा रही है मतलब हमें देनी पड़ रही है. तो अगेन मुझे Ni+3 बनाना हो, Ni+4 बनाना हो, Ni+5 बनाना हो, तो कितना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? उतना ज्यादा एनर्जी हम देंगे नहीं. दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा वही है, लेकिन जनरल तो हमें पता ही है, जो ऊपर लिखा हुआ है चार्ज वही ऑक्सीडेशन नंबर है. वो तो हमने थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही हमें. तो जैसे कि भाई हमारा जैसे हम लिखते हैं Cu+2, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2. ओके, फिर उसका Cu+1 भी लिखते हैं हम कभी कभी, तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1. लेकिन +1 +2 ठीक है, +4 बोले नहीं हो सकता. क्यों? उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है. +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालो. ये तो वही बात हो गई कार्बन का, हम 10th में पढ़े थे वो, कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, नहीं लेकिन देता है, नहीं लेता है. क्यों? क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. याद आया? ओके, तो वही बात हो गई. Although ionization enthalpies give some guidance concerning the relative stabilities of the oxidation state, this problem is very complex and not amenable to ready generalization. तो भाई बोल रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए.
क्रोमियम से पहले ही वो इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हो गई वेनेडियम के केस में। ओके, मतलब जितना इंक्रीज होना चाहिए था 656 और 656 के बाद 650 आ गया, लो वो बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा? तो भाई इतना कॉम्प्लिकेशन तो है ही, और उसको ऐसे जनरल स्टडी में नहीं डाल सकते कि भाई जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो इंक्रीज ही होता जाएगा। इनके कंसेप्ट लगाने के लिए ठीक है कि हाँ भाई स्कैंडियम से टिटेनियम का ज्यादा, टिटेनियम से वेनेडियम का ज्यादा, वो कंसेप्ट लगाने के लिए ठीक है, लेकिन क्या एग्जैक्टली ज्यादा ही हो रहा है? कभी कभी कम भी होता है, तो हाँ कभी कभी कम भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो वो होता है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि भाई ऐसे होगा तो ऐसे बढ़ेगा ही, ऐसे करोगे तो ऐसे कम ही होगा। सबके लिए अलग अलग, प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम भी हो रही हो, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो तो लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब पता चलेगा। इसलिए लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि कोई ऐसा स्टेडी रूल नहीं है कि फर्स्ट के बाद सेकंड बढ़ेगी ही, जनरली बढ़ती है, लेकिन ऐसा हम रूल नहीं बना सकते, क्योंकि एक्सेप्शन केस में वो घटेगी भी या इक्वल भी रहेगी। अंडरस्टूड? तो ये पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। ओके, क्या पढ़ा हमने? तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया ये वाली चीज। क्या वाली चीज? कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल जो हमारे ये दूसरे पीरियड्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में ये हमारे डी सीरीज का जो पीरियड है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपैरिजन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ करें तो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो इतना ज्यादा चेंज है नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या और कैसे हम करेंगे वो हम समझे यहाँ पर। उसके बाद हम समझे डिफरेंट आयोनाइजेशन, फर्स्ट तो देख लिया, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो सब कुछ डिस्कस किया। और क्या क्या एक्सेप्शन केस है, जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन केस आ जाएगा क्रोमियम पे, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए एक्सेप्शन केस आ जाएगा मैंगनीज पे, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए एक्सेप्शन केस आ जाएगा आयन पे। ओके, तो वो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन देने ही बैठा है। जो इलेक्ट्रॉन देने ही बैठा हो, देने कौन बैठा होगा? 4s1 और 3d5 होगा, वो देने बैठा हुआ है। 3d6 होगा और 4s0 होगा, तो वो भी देने बैठा हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 3d6 का 3d5 हो जाएगा। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर 4s1 3d10 होगा, वो भी देने को ही बैठा हुआ है। ओके, तो ये सब लोग थोड़ी ही एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो उनके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होगी नहीं। दैट्स इट, डन। ओके, और फिर हमने जो बुक में गिवन है वो समझा, सब कुछ समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो इतना रखते हैं आज।